हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग बिहार पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ में 2 दिन किसी वजह से आपके प्रैक्टिस सेट्स अपलोड नहीं हो पाए थे, आज से इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज से जो है आपको पर डे देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, इसके साथ साथ जो करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको भी जल्द ही कंप्लीट कराया जाएगा, जैसे कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का साथ साथ में तैयार होता चले। और उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मानव जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग केवल कायिक कोशिकाओं पर किया जा सकता है। इसका उपयोग इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी के उपचार में किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला। इसमें क्या कह रहा है कि केवल कायिक कोशिकाओं पर किया जा सकता है, यह गलत है। कायिक कोशिकाएं जैसे जो गैर वंशानुगत होती हैं, इसके साथ साथ जर्म लाइन कोशिकाएं जो प्रजनन कोशिकाएं हैं, इनके ऊपर भी इसका क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। ब्रह्मांड में ब्लेजर क्या है? विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित एक प्रकार का यह आकाशगंगा है। ब्लेजर जो है विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित एक प्रकार का आकाशगंगा है, ठीक है। और ये सबसे ऊर्जावान पिंडों के रूप में भी इसे जाना जाता है। बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और आकाश में जो है सबसे अधिक चमकीले रूप में दिखाई देते हैं। इनसे ऊर्जा का जो स्त्रावण है बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके साथ साथ अगर ब्लेजर की बात करें तो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक की श्रेणी में आते हैं, जिनका सुपर मैसिव जो ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। गैलेक्टिक नाभिक के अंतर्गत आते हैं। यह सब दिखाई देने वाले सबसे चमकीले और सबसे ऊर्जावान पिंड के रूप में भी यह जाने जाते हैं। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल या साई मात्रक नहीं है? कैल्विन, कैंडेला, मोल या फिर पास्कल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, पास्कल। यह जो है मूल या साई मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है? रेडॉन, नियान, आर्गन या फिर जिना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेडान। रेडान जो है यह गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। उत्कृष्ट गैस जिन्हें 18 समूह के तत्व भी कहा जा सकता है, और यह आवर्त सारणी में 7 रासायनिक तत्वों के एक समूह के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनेसम यह मुख्य रूप से शामिल हैं। और उत्कृष्ट गैसों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं और यह प्राय वायुमंडल में पाई जाती हैं, जो कि उनकी विशेषता है। लेकिन रेडान के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसें जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। रेडान को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सभी उत्कृष्ट गैसें हैं यह वायुमंडल में पाई जाती हैं, रेडान नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह जो है उत्कृष्ट गैस का एक अपवाद है जो ब्रह्मांड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डोमोलिशन एक्सप्लोसिव, रेडियो डेंसिटी मोनो एंटोमिक जेनॉन, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव या फिर रेट मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, यह आरडीएक्स का फुल फॉर्म है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी जो है किसे कहा जाता है? नेट न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो यह सिद्धांत की इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भेदभाव या अलग अलग शुल्क के बिना इंटरनेट पर सभी डेटा को समान रूप से संभाला जाना चाहिए, यह नेट न्यूट्रलिटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि इंटरनेट ट्रैफिक के साथ मध्यवर्ती जो इंटरनेट प्रदाता हैं इनके द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे इंटरनेट पर ऐसा नहीं है कि कुछ डाटा जो है या फिर से कुछ फैसिलिटी जो है कुछ लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ फैसिलिटी जो है कुछ डाटा जो है कुछ लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा, यह आता है आपका नेट न्यूट्रलिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए, इसमें पैसे देकर के परचेज करना वो फैसिलिटी कुछ अलग है, जैसे फ्री में जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसे हमारे ग्राहक ये हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्राहक हैं, इनके लिए कुछ अलग फीचर्स हैं, और ये जो ग्राहक हैं ये सामान्य ग्राहक हैं, इनके लिए कुछ और फीचर्स हैं, यह जो है नहीं किया जा सकता है। और इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए की जो बात करता है नेट न्यूट्रलिटी में किया गया है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। परसिवरेंस जो है किस ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया था? परसिवरेंस की अगर हम बात करें तो यह मंगल ग्रह से संबंधित है। चांगई 6
चांगई 6 जो भेजा गया था, चंद्रमा पर भेजा गया था। और लूसी की अगर हम बात करें, लूसी भेजा गया था कहाँ पे? लूसी जो है या बृहस्पति। न्यू होराइजन जो है कुइपर बेल्ट, न्यू होराइजन कुइपर बेल्ट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चीन द्वारा चांगई 6 मिशन भेजा गया था, जो चंद्रमा ग्रह का क्या करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए। और मार्च 2020 में परसिवरेंस रोवर द्वारा अतीत में पर्यावरण संभावना का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कहाँ पे भेजा गया था? मंगल ग्रह पर भेजा गया था। और नासा द्वारा 2021 में लूसी मिशन भेजा गया था, बृहस्पति की जो क्षुद्र ग्रह परिक्रमा है, जो बेल्ट है, उसके अध्ययन के लिए। ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, जो उसके जो चारों तरफ जो छिद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति के, उसके अध्ययन के लिए, उसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए लूसी मिशन भेजा गया था बृहस्पति अन्वेषण के लिए 2021 में। उसके साथ साथ जो न्यू होराइजन मिशन है, इसके अंतर्गत जो कुइपर बेल्ट है उसके अन्वेषण के लिए भेजा गया था। और यह तीनों नासा से संबंधित है। ठीक है, जैसे मार्स हो गया, मार्स रोवर जो भेजा गया था मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए, और लूसी मिशन भेजा गया था बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए। उसके साथ साथ जो न्यू होराइजन भेजा गया था कुइपर बेल्ट के अन्वेषण के लिए, तीनों नासा द्वारा भेजा गया था। जबकि चांगई 6 मिशन जो है यह चीन का मिशन था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? सबसे अधिक श्यान जो है शहद होता है, सबसे अधिक श्यानता होती है शहद की। श्यानता से तात्पर्य क्या है कि तरल पदार्थ जैसे द्रव या गैसों की परतों की एक दूसरे के सापेक्ष संचलन के दौरान इनके द्वारा प्रदर्शित जो प्रवाह का प्रतिरोध है, इसे श्यानता कहा जाता है। और इसमें जो है शहद का श्यानता सबसे अधिक होता है। भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? भोजन में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? इसमें देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनसे ऊर्जा मिलती है। वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनसे ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा में पूछ ले कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है, तो वो जो है हमें वसा से प्राप्त होती है। लेकिन तुरंत जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, वसा से ऊर्जा हमें अधिक प्राप्त होती है, लेकिन वो जो है मतलब उसके जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत मतलब स्लो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो है या भोजन को ऊर्जा देने वाला, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मनुष्य को या मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर के वर्धक भोजन का मुख्य रूप से उत्तरदायी है प्रोटीन। ठीक है, मुख्यतः शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को रोगों से दूर रखने के लिए, उसके साथ साथ जो है इसे शरीर को एक कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन जो है या रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, और जैसे हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मंसूड़े, इन सबको स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए की अगर हम बात करें, हमारे त्वचा, आँखों और स्वास्थ्य के ऊपर हम देखे हैं, इसकी रक्षा करता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो बहुत से रोगों से रक्षा करने में शरीर की सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन डी, यह जो है विटामिन डी अस्थियों और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 4 1 2 4 1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में मेरुदंड, मानव शरीर के मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती हैं? 25, 28, 33 या फिर 37? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। मेरुदंड जो अनेक छोटी छोटी अस्थुओं से मिलकर के बना होता है, इसमें 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। पसली पिंजर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मानव मेरुदंड जो है वो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है और संचलन में सहायता करती है। इसकी ढांचा हमें झुकने, बैठने, खड़े होने, ज़मीन पर लेटने, इन सब की क्रियाओं में जो है मदद करती है। टोटल इनकी संख्या 33 होती है। कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण समानता किससे होता है? कैक्टस पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने द्वारा होता है। कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा होता है, और यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की वनस्पति है। और इसमें पत्तियां जो है वो पर्ण पत्तियां जो इसकी होती हैं वो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और पानी की कमी को मतलब पानी का जो क्षय होता है उसको रोकने के लिए पत्तियां जो है इसकी बहुत मोटी होती हैं, गुद्देदार होती हैं। उसके साथ साथ इसमें पत्तियों की जगह पे कांटे होते हैं। ठीक है, मोम जैसी परत देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एसिटिक अम्ल सिरका, टार्टरिक अम्ल अंगूर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है।
सभी विकल्प सही हो जाएंगे। इसमें अम्ल देखें अगर हम, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है सिट्रिक फल जैसे संतरा हो गया, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला हो गया जो सिट्रिक कुल के जो फल हैं उसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम इसमें पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लिटमस एक सामान्य प्रयुक्त आम्ल क्षार सूचक है जो प्राप्त किया जाता है किससे? लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है और समान रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल से इसका रंग माव अर्थात नील शोषण के रूप में हो जाता है। लिटमस एक अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लिटमस पेपर जो है अम्लीय विलयन में, लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, ऑक्सीजन या फिर जल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो पत्तियों में एक हरा वड़क पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह करने में पत्तियों की क्या करता है? सहायता करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से सहायता करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से सहायता करती हैं। ऊर्जा का जो उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के खाद्य संश्लेषण के माध्यम से होता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होती है और इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया जो है इसके लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? पाचन तंत्र के अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे अगर पूछ लिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो वो हो जाएगा आपका मुख। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन का पाचन है यह आपके अमाशय से शुरू होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, मूत्र में 90% जल पाया जाता है, 7.5% यूरिया और 2.5% इसमें अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। मूत्र में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 95% पाया जाता है क्या? जल। 95% जल होता है और यूरिया की मात्रा जो है इसमें लगभग 2.5% यूरिया की मात्रा होती है। यूरिया की मात्रा जो है 2.5% होती है। उसके साथ साथ जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं 2.5% ये भी होते हैं। ठीक है, और 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर जो है मूत्र का एक स्वस्थ व्यक्ति जो है मूत्र का वो करता है, त्याग करता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। पौधों में पदार्थों के परिवहन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जाइलम पौधों में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम के सभी भागों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं, दोनों विकल्प गलत हैं। पौधे में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक होते हैं उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, जो जल और पोषक जो तत्व होते हैं इनका परिवहन किया जाता है जाइलम के द्वारा। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचाती हैं। ठीक है, न कि जाइलम। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जल और जो खनिज तत्व है, जल और खनिज तत्वों का जो परिवहन है वो जाइलम द्वारा किया जाता है। पोषक तत्वों का जो परिवहन है वो फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है? नॉयलैन, पॉलिएस्टर, रेयान या फिर एक्रेलिक? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेयान। रेयान एक कृत्रिम रेशम काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। रेशम से सस्ता होता है परंतु इसे रेशों के समान बुना नहीं जा सकता है। इस रंग की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। इसके साथ साथ रेयान को कपास के साथ मिला करके बिस्तर की चादरें बनाई जा सकती हैं। ऊन के साथ मिला करके कालीन, गलीचा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन जो संक्षारण है, संक्षारण रासायनिक परिवर्तन। बाकी क्वथनांक, हिमीकरण और गलन यह सभी जो है आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो संक्षारण है आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
कोशिका भित्ति पाई जाती है कहाँ पे, किसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका या फिर जीवाणु कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कोशिका और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। पादप कोशिकाओं के आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। उसके साथ साथ ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि से होने वाली परिवर्तन से यह सुरक्षा प्रदान करती हैं। जीवाणुओं की कोशिका भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे जैव पदार्थ से उपचारित किया जाता है। जब मृदा क्षारीय होती है तो उसे बिना बुझे हुए चूना जो क्विक लाइम है उससे उपचारित किया जाता है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त बेकिंग सोडा मल करके उदासीन किया जा सकता है। मतलब अगर चींटी काट लेती है और जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा जो है वो लगा सकते हैं, या लगाने से हमें आराम मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मतलब जो है तीसरा केवल सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों का जो अत्यधिक उपयोग है यह मृदा को अम्लीय बना देता है, और जिससे क्या है कि पौधों की वृद्धि बाधित होती है, रुक जाती है। और अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय मृदा में पौधों की जो वृद्धि है वो अच्छी नहीं होती है। और इनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, इनको दूर करने के लिए अगर हम बात करें, अम्लीय मृदा अगर है इसके उपचार के लिए इसमें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे जो संक्षारक हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, और उसके साथ साथ अगर मृदा क्षारीय हो गई है तो इसे जैव पदार्थ जैसे खाद मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थों में अम्ल निर्मुक्त करने से इसकी क्षारीयता दूर होती है। ठीक है, तो जो अम्लीय मृदा है इसको दूर करने के लिए इसमें बुझा हुआ चूना क्विक लाइम मिलाया जाता है। ठीक है, जबकि क्षारीयता को समाप्त करने के लिए इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बाकी जो चींटी का डंक है, चींटी अगर काट लेती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित, मतलब अब फार्मिक अम्ल का जो है इंजेक्ट करती है, जिससे हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। और इसको समाप्त करने के लिए, इसको दूर करने के लिए जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला जो सोडा होता है, उसको अगर वहाँ पे हम लगा देते हैं तो इससे वो दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से धातुओं की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? आधातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक या फिर द्युतिमय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है धातुओं की अभिलाक्षणिक गुण हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लाल केचुए के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वर्मी कंपोस्टिंग लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनने की विधि है। उन्हें अपने आसपास आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। वे अत्यधिक उष्मा अथवा शीत वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा जो है गलत हो जाएगा। लाल केचुए अत्यधिक उष्मा या फिर अत्यधिक शीत वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर अत्यधिक उष्मा हो या फिर अत्यधिक शीत हो, इसमें यह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बाकी पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। पित्त के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पित्त के पाचन में किसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वसा। वसा जो है, देखिए अगर हम बात करें, यकृत जो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग दाहिने ओर पाई जाती है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्तरस जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करता है जिससे पाचन तंत्र अवशोषित कर लेता है। तो याद रखिएगा, पित्त जो है यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? हृदय, वृक्क अर्थात गुर्दा, रक्त वाहिनियाँ, या फिर ए और सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। और उसके साथ साथ जो रक्त वाहिनियाँ हैं यह रक्त परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कोलाइड विलयन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कोलाइड विलयन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, आपका सही है। कोलाइड विलयन एक समांगी मिश्रण है या गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। कोलाइड विलयन में कण समान रूप से वितरित होते हैं, क्योंकि कणों का जो आकार है निलंबित की अपेक्षा छोटा होता है, और मिश्रण एक समान अथवा समांगी प्रतीत होते हैं। वास्तविकता ये है कि कोलाइड विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध हो गया। ठीक है, दूध हो गया जैसे पदार्थ में देखा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दूध जो है आपका एक विषमांगी मिश्रण है, और कोलाइड भी जो है यह एक समांगी मिश्रण नहीं बल्कि विषमांगी मिश्रण है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? दूध। ऑप्शन बी सही है।
गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, जो अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक, गर्मियों में सूती कपड़े जो है पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूती कपड़ा जल को अवशोषण अधिक होता है, जो अवशोषक होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को संक्षारित होने से बचाने के लिए, लोहे का जो फ्राइंग पैन है इसको संक्षारित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है? इसको संक्षारण से बचाने के लिए जिंक कोट चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो देखे होंगे जो पैन वगैरह होते हैं उस पर ब्लैक कलर का जो चढ़ा होता है, तो जिंक कोट इस पर चढ़ाया जाता है, जिससे यशद लेपन भी कहा जाता है या फिर इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इस्पात या हो गया लोहे, इसको जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली पर चढ़ा दी जाती है। ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं जो है H2 जो हाइड्रोजन है यह क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में लवण की मात्रा को संतुलित करता है? जो रुधिर में लवण की मात्रा को संतुलित करता है यह जो है आपका एड्रेनलिन ग्रंथ है। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन का स्रावण करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर पर एथेनॉल और मेथेनॉल के प्रभाव के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मानव शरीर पर एथेनॉल और मेथेनॉल के प्रभाव का कौन सा विकल्प सही है? अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो सकती है और समन्वय की कमी हो सकती है। मेथेनॉल का अल्प मात्रा में भी सेवन करना घातक हो सकता है और व्यक्ति दृष्टिहीन हो सकता है। एथेनॉल और मेथेनॉल का मानव शरीर पर समान मात्रा में समान प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका गलत है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से उपापचयी जो क्रियाएं वो धीमी हो जाती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्या होगा कि मानसिक दुविधा उत्पन्न हो सकती है, उन्नीदीयपन देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अंतर्वाद का कम हो जाएगा, मतलब जो देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है, भाव शून्यता आ सकता है। व्यक्ति जो है राहत महसूस करता है किससे? मेथेनॉल से। लेकिन उसे यह पता चलता है कि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है यह मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। उसके साथ साथ इसके विपरीत थोड़ी सी भी मात्रा में मेथेनॉल का सेवन करना घातक हो सकता है। ठीक है, अगर मेथेनॉल का सेवन किया जा रहा है तो वह घातक हो सकता है। तो दोनों का जो प्रभाव है वो समान थोड़ी होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। लुईस पास्चर द्वारा किसकी खोज की गई थी? देखिए लुई पास्चर की अगर हम बात करें, इनके द्वारा किण्वन की खोज की गई थी 1857 में। किण्वन की खोज की गई थी 1857 में। पाश्चुरीकरण जिसे पाश्चुराइजेशन कहा जाता है, इसकी खोज की गई थी। इसकी जो खोज है, ठीक है, इसकी खोज की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन ने इसकी खोज की थी। ठीक, एडवर्ड जेनर द्वारा जो खोज की गई थी वह चेचक के टीके की खोज की गई थी। और रॉबर्ट कोच द्वारा जो खोज की गई थी, किसकी खोज की गई थी? इनके द्वारा जो है बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 ऑप्शन सी। 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सामान्य परिरक्षक हैं? कौन सामान्य परिरक्षक? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाविसल्फाइड। कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है, जिन्हें परिरक्षक कहा जाता है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फाइड सामान्य परिरक्षक के उदाहरण है। ठीक है, सामान्य परिरक्षक के उदाहरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉड लीवर तेल में पाया जाता है? विटामिन डी कॉड लीवर तेल में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी विटामिन जो है विटामिन डी कॉड लीवर तेल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग जो है पोलियो और खसरा या वायरस या विषाणु जनित रोग है। उसके साथ साथ जीवाणु जनित रोग की अगर हम बात करें, जीवाणु जनित टाइफाइड और क्षय रोग, यह जीवाणु जनित रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है
प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है अतिसार और मलेरिया। यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4-3-1। 4-3-1। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है चाइना। चीन विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन करता है। कह सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में जो रेशम का उत्पादन किया जाता है चीन द्वारा किया जाता है। और विश्व के कुल रेशम उत्पादन में इसके योगदान की अगर हम बात करें तो लगभग 50% का उत्पादन इसके द्वारा अकेले किया जाता है। ठीक है। और भारत इस मामले में, भारत की बात करें तो भारत इस मामले में दूसरे नंबर पे है रेशम के उत्पादन में। पहले नंबर पे चाइना है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? गुलाब, मक्का, सरसों, पिटूनिया, पपीता या फिर खीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मक्का, पपीता और खीरा। यह सभी जो है एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुकेसर पादप में नर जननांग और स्त्री केसर पादप जननांग होते हैं। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल स्त्री केसर होगा या फिर केवल पुकेसर होगा, जिसके लिए क्या है कि पुकेसर में और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, उन्हें द्विलिंगी कहा जाता है। जैसा कि इसमें देखिए पपीता, मक्का, पपीता और खीरा यह पौधे के एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिट्यूनिया ये सभी जो है द्विलिंगी हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी सजीव में मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसे प्रायः जीवन का रचक खंड कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है आपके सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। संश्लेषित रेशों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संश्लेषित रेशे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन। तो यह आपका सही हो जाएगा, यह जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है। रेयान की अगर हम बात करें, रेयान या काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन यह एक मानव निर्मित रेशा है जिसे कोयले, पानी, वायु से तैयार किया जाता है और यह प्रथम पूर्ण तरह से संश्लेषित रेशा है। ठीक है, कौन? नायलॉन। उसके साथ पॉलिएस्टर की बात करें, यह अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ते हैं और यह सपाट रहता है। ठीक। बाकी जो टेफ्लॉन है या न चिपकने वाले, टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन पात्र बनाने में इसका उपयोग होता है। चौथा सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प आपका सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है। ठीक है, सभी विकल्प सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। निषेचन के सिद्धांत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनन प्रक्रम का प्रथम चरण है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। आंतरिक निषेचन मनुष्यों और जंतुओं में होता है। जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। सभी विकल्प, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जिसमें शरीर में परिवर्तन होता है और जनन परिपक्वता आती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में किशोरावस्था पहले प्रारंभ होता है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में किशोरावस्था पहले प्रारंभ होता है, गलत है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 1-2 वर्ष पहले ही किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेढकों में कायांतरण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? मेढकों में कायांतरण के नियंत्रण के लिए जो उत्तरदायी है वो थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन जो सही है। कीटों में कायांतरण को नियंत्रित कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में कायांतरण को थायरॉक्सिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि थायराइड द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन डी सही है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीडीटी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह एक प्रकार की आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जो मेडेलियन वंशागति में परिवर्तन करने के लिए जीन को संशोधित करता है। इसे डॉक्टर फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित किया गया था और इसका जो उपयोग है रोग के वेक्टर नियंत्रण और कृषि में कीट नियंत्रण के रूप में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है। इसे ऑस्टिन बर्ट ने 2003 में विकसित किया था, जिसका उद्देश्य मेंडल द्वारा प्रतिपादित सामान्य जो आनुवांशिक नियम के विपरीत कुछ जीन के तरीकों में परिवर्तन कर मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। इसे फ्रेडरिक सेंगर ने नहीं, इसे ऑस्टिन बर्ट ने 2003 में विकसित किया था। ठीक, किसने विकसित किया था? ऑस्टिन बर्ट ने 2003 में।
और इसका मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया गया था? जो मच्छरों की संख्या है, मच्छरों की जो मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। पहला तीसरा सही हो जाएगा। अधिकांश जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाता है। वो कौन से हैं? माता पिता और भी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिकांश जंतुओं में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूर्ण रूप से प्राप्त होता है वो माता के शरीर से प्राप्त होता है। ठीक है, माता से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, एक सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रियल का जो स्वयं एक वो होता है, अधिकांशतः जो mtDNA पूर्ण रूप से माता के वंशानुगत से प्राप्त होता है। mtDNA में उत्परिवर्तन होने से जो सूत्र कणिकाएँ होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल विकार और विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित रोग जनित जो है यह होता है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से माँ के शरीर में पाया जाता है। यदा कदा जन समाचारों में रहने वाला जो नेक्स्ट का 19 है, यह किससे संबंधित है? इसका संबंध है भारत के देशज रूप से विकसित प्रथम कैंसर रोधी CAR-T थेरेपी से। CAR-T जो सेल थेरेपी है, इससे संबंधित है। और इसका जो शुभारंभ किया गया था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे किया गया था? IIT बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा। ठीक है, इसका विकास किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है, कब तक टीबी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भारत द्वारा जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया 2025 तक। लेकिन अगर WHO पूछ दे, WHO तो WHO द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया। ठीक है, तो भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, वो WHO ने 2030 तक। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। किस अम्ल को H3C6H5O7 के रूप में वर्णित किया जाता है? यह जो है सिट्रिक अम्ल का यह रासायनिक नाम, सिट्रिक अम्ल का यह सूत्र है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाने से भोजन का जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है और इससे भोजन जो है लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग स्वाम स्वेद फोटोग्राफी के उपयोग में किया जाता है? ये किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ही ऐसा होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण वो है। और स्वास्थ्य श्वेत में फोटोग्राफी के रूप में मुख्य रूप से सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांतों में सड़न तब प्रारंभ होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से नीचे चला जाता है। शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार मुख्य के pH मान को कम करने में योगदान देता है। नियमित रूप से ब्रश करने से pH में 5.5 से ऊपर बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, तीनों विकल्प जो है वो सही है। उभयधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प? उभयधर्मी ऑक्साइड विशेष रूप से अधातुओं में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। एक सेकेंड, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड विशेष रूप से धातुओं में पाए जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड विशेष रूप से अधातुओं में पाए जाते हैं, जो कि गलत है। उभयधर्मी ऑक्साइड धातुओं में पाए जाते हैं, न कि अधातुओं में। ठीक, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? पोटेशियम जो है, इन धातुओं में पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाता है। और धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वे धातुएं जो है घोल के रूप में कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनकी यौगिक से क्या करती हैं? विस्थापित कर देती हैं। इसमें अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड है। सोना जो है सबसे कम क्रियाशील होता है और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या क्रम से जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, जबकि गोल्ड जो है
सबसे कम विक्रियाशील है, और इससे कम विक्रियाशील जो है सिल्वर है, गोल्ड सबसे कम है, इसके बाद सिल्वर था सोने का स्थान आता है, फिर पारद मरकरी का, उसके बाद कॉपर का। ठीक, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, यह जो है साबुन तथा कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है, और यह जो है सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ जो है जल की जो अस्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। जलीय विद्युत चालकता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आसूत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता। वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें विलयित अशुद्धियाँ और खनिज पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। आसूत जल जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है, यह जल का सुचालक नहीं होता है। जल के लिए विद्युत के लिए कुचालक का कार्य करता है। ठीक है, वर्षा का जल जिसमें कुछ न कुछ मात्रा में जो अन्य खनिज तत्व हैं, ठीक है, अम्ल हैं, अशुद्धियाँ वो पाई जाती हैं, यह जल के लिए, यह जो है विद्युत के लिए सुचालक का कार्य करता है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, जिस जल में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाएंगी वह विद्युत के लिए सुचालक का कार्य करेगा, और जिस जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाएगी वह विद्युत के लिए कुचालक का कार्य करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ाकर दहन बाधक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत की आग के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। एक्वारेजिया रसायन विज्ञान में इस्तेमाल किए जाने वाले एक अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह आमतौर पर अपनी घुलन क्षमता के लिए जाना जाता है। किसके साथ मिलाने पर यह घुल जाता है, ये आपको बताना है। किसके साथ जो है मिलाने पर यह घुल जाता है? देखिए, सोना और प्लेटिनम। एक्वारेजिया जिसका लैटिन में अर्थ होता है रॉयल जल, जो मुख्यतः 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, और इन्हें 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, और इसी के मिश्रण को एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यह जो है सोना और प्लैटिनम के संक्षारण में मुख्य रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही है। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। आयनिक यौगिक आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे गैर ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक विलयन और विगलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, या अपितु ठोस अवस्था में नहीं। इनमें कौन सा है विकल्प आपका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त कार्बन यौगिक से आमतौर पर एक स्वच्छ ज्वाला निकलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों विकल्प आपका गलत है। कार्बनिक परमाणुओं के बीच केवल एकल बांड वाले यौगिक को संतृप्त यौगिक कहा जाता है। इसके विपरीत डबल या ट्रिपल बांड वाले यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। और इसकी अगर बात हम करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है यह आमतौर पर एक स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। संतृप्त यौगिक जो है यह एक स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और असंतृप्त यौगिक जो है यह बहुत ही अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। संतृप्त जिसमें एकल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त जिसमें सेकेंड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या द्वितीय बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। तत्वों के गुण नियमित रूप से क्रम से बदलते रहते हैं, जिससे आवर्त और समूह का निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला जो है वो गलत है। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्ति में तब तक व्यवस्थित किया जब तक कि उनको एक तत्व जिसके गुण पहले तत्व के समान मिले, और फिर उन्होंने इस तत्व को पहले तत्व के नीचे रखा, और इस तरह तत्वों की दूसरी पंक्ति तैयार हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी समूह में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं।
पदार्थ के रूप के संदर्भ के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित। द्रव में अंतर आणविक बल ठोसों की तुलना में कमजोर लेकिन गैसों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। गैसों में अणु एक दूसरे के सन्निकट रहते हैं। तापमान का गैस के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो है वो आपका गलत है। तीसरा चौथा गलत है, ठीक है, तीसरा चौथा गलत है। गैसों में अणु स्वतंत्र रूप से विचरण या कह सकते हैं कि संचरण करते हैं क्योंकि अंतः आणविक बल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है जो गैसों के अणुओं को एक साथ बांध कर रखने में विफल होता है, जिस कारण इसके अणु जो हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इधर उधर जो है स्वतंत्र रूप से गमन करते रहते हैं। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, गैसों के अणु एक दूसरे के सन्निकट नहीं होते, एक दूसरे के दूर दूर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अतिरिक्त तापमान गैसों के आयतन को प्रभावित करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है गैस का जो आयतन है यह भी फैलता है। जैसे एक बंद कंटेनर गर्म होने पर फट जाता है क्योंकि गैस का आयतन जो है तेज़ी से बढ़ता है। क्यों? तापमान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो इनका जो आयतन बढ़ेगा, इनकी अणु जो है एक दूसरे से और अधिक दूर जाएंगे जिससे वे फैलेंगे। ठीक है, तो तीसरा चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या करें कि तापमान बढ़ने से आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे आयतन में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? कौन कार्बन का अपरूप है? फ्लोरीन जो है यह कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। फ्लोरीन जो कार्बन का अपरूप है, सबसे पहले C6 की पहचान की गई थी जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में अवस्थित देखे गए थे। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण? जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, जल और आटा का मिश्रण, और फलों की जेली, या फिर मेघ। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण यह जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विषमांगी समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें घटक पूरी तरह से एक साथ सुमिश्रित हो जाते हैं और उनका संचरण एक समान होता है। विषमांगी वह मिश्रण है जिसमें घटक अलग अलग रहते हैं और संचरण समान नहीं होता है। ठीक है, तो यह समांगी और विषमांगी का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में विलय की सांद्रता को रसायन विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? इसे रसायन विज्ञान में जाना जाता है विलय की विलयता के नाम से, विलय की विलयता के नाम से। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोहरा कोलाइड का एक उदाहरण है। कोलाइड में निलंबन की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े कण पाए जाते हैं। बेरियम सल्फेट निलंबन का उपयोग नैदानिक एक्सरे के लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। जब एक जल की छोटी बूंद वायु में निलंबित होती है तो कोहरे का निर्माण होता है। अतः कोहरा और कुछ नहीं बल्कि निलंबन जो है निलंबन का एक प्रकार होता है। कोहरा निलंबन का एक प्रकार होता है, न कि कोलाइड का। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि कोलाइड में कण छोटे आकार के लगभग 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के होते हैं। इसके विपरीत जो है निलंबन में अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण होते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी जो है गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन दो अमिश्रवी द्रवों की पृथक करने की तकनीक है? यह तकनीक निस्यंदन है। निस्यंदन द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, निस्यंदन द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, चीनी को मिश्री के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी को मिश्री के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है। चीनी को जो मिश्री के रूप में बनाया जाता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण जो एक विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। द्रव को ठोस से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि का उपयोग किया जाता है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, और मिश्री की अगर हम बात करें तो यह सांद्र चीनी के विलयन को क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम आयन बैटरियाँ लिथियम आयन बैटरियों की समान कार्य करती हैं। लिथियम आयन बैटरियों की उनकी कम लागत और सोडियम संसाधनों की प्रकृति प्रचुरता के कारण सोडियम आयन बैटरी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हो जाएगा।
लैब ग्रोन डायमंड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? लैब ग्रोन डायमंड्स प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक, रासायनिक और प्रकाशीय गुण रखते हैं। लैब ग्रोन डायमंड मुख्य रूप से केमिकल वेपर डिपोजिशन विधि से बनाया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है। जो कृत्रिम रूप से हीरा का निर्माण किया जाता है उसके बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और कृत्रिम रूप से हीरा बनाने के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा जो केंद्र खोला गया है वह सूरत में खोला गया है, सूरत में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? श्वेत फास्फोरस का प्रयोग सेना द्वारा युद्ध में आयुध के रूप में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस रासायनिक आयुध अभिसमय के अंतर्गत एक रासायनिक आयुध के रूप में वर्णित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है ये आपका गलत है। रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के अंतर्गत श्वेत फास्फोरस को रासायनिक हथियार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि यह अपनी रासायनिक क्रिया के माध्यम से जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के स्थान पर आम लगने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसे जो है रासायनिक आयुध के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। वैनेडियम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने मन्नार की खाड़ी से वैनेडियम की खोज की है। चीन विश्व में वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है। ब्राज़ील में विश्व में वैनेडियम का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में वैनेडियम एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा या गलत है, केवल चौथा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो वैनेडियम की जो खोज की गई है या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा हाल ही में जो इसकी खोज की गई है वह खंभात की खाड़ी में वैनेडियम की खोज की गई है, न कि मन्नार की खाड़ी में। ठीक, कहाँ पे की गई है? खंभात की खाड़ी में की गई है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें केवल चौथा आपका सही है। ठीक है, केवल चौथा सही है, पहला गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ 2023 में चीन जो है 68,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ अग्रणी वैनेडियम उत्पादक देश था। 2022 में जो है इसी के द्वारा उत्पादन किया गया था। 2021 में 73,000 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ ब्राज़ील जो है वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, तो उत्पादन के मामले में भले ही चीन पहले नंबर पे हो, लेकिन निर्यात की दृष्टि से या निर्यातक की दृष्टि से ब्राज़ील जो है वैनेडियम के निर्यात में पहले नंबर पे है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरे में क्या कह रहे हैं कि ब्राज़ील में विश्व में वैनेडियम का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। इसकी अगर हम देखें तो वैनेडियम का सबसे बड़ा जो निक्षेप है ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया में वैनेडियम का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है चाइना है। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, चौथा सही है। प्रत्यक्ष मेथेनॉल ईंधन सेल DMFC के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? DMFC में मेथेनॉल को बिना किसी रूपांतरण की आवश्यकता के सीधे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। DMFC में अभिक्रिया के उप उत्पादों में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। अपनी उच्च क्षमता के कारण DMFC का उपयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा जो है यह गलत है। तीसरा गलत है। और यह गलत क्यों है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए वैद्युत रासायनिक जो है जो विद्युत रासायनिक क्षेत्र है, पोर्टेबल, मोबाइल, स्थिर अनुप्रयोगी के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष इथेनॉल ईंधन अत्यधिक अनुप्रयोगी है। इसका जो उपयोग है वह आमतौर पर बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। तो तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। प्राकृतिक यूरेनियम तथा आयुध कोटि के यूरेनियम के संदर्भ में कौन सा अंतर है ये आपको बताना है। निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा विकल्प है ये बताना है। प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से यूरेनियम 238 समस्थानिक होते हैं। आयुध कोटि के यूरेनियम में यूरेनियम 235 के उच्च प्रतिशत के साथ समृद्ध किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से परमाणु आयुधों में किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है। पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जो है गलत है। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम श्रृंखला प्रतिक्रियाशील समस्थानिक यूरेनियम 235 का केवल 0.7% है जो हथियार और सिविल रिएक्टर में ईंधन की आपूर्ति करता है।
यूरेनियम का, जबकि 99.3% यूरेनियम 238 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप में जो यूरेनियम पाया जाता है वह 238 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें आगे जो है प्रोसेस के माध्यम से यूरेनियम 235 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 में कन्वर्ट किया जाता है। और जो परमाणु युद्ध में, या कह सकते हैं कि परमाणु नाभिकीय रिएक्टर को छोड़ करके जो हथियार बनाने के लिए, परमाणु हथियार बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मान करके चलिए कि अगर 100 किलोग्राम अगर आपका 238 यूरेनियम है, तो इससे जो यूरेनियम 235 का निर्माण होगा वह केवल 0.7% होगा। ठीक है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट कुश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रोजेक्ट कुश के बारे में कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के विकास से संबंधित है। मिसाइल प्रणाली के विकास से संबंधित है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, प्रोजेक्ट कूसा जो है इसी से संबंधित है। ठीक है, प्रोजेक्ट कूसा जो है DRDO के नेतृत्व में इसका विकास किया गया है। और इसका जो मुख्य रूप से परीक्षण किया जाएगा, या कह सकते हैं कि इसका जो विकास किया जाएगा भारतीय सेना में जो शामिल किया जाएगा 2028-29 तक। अभी यह जो है परीक्षण के चरण में है। ठीक, जो आपका लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम दिया गया कूसा, और इसका जो विकास किया जा रहा है मुख्य रूप से DRDO के नेतृत्व में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 400 से 500 के बीच होगी। मतलब जो S-400 मिसाइल सिस्टम है जो भारत द्वारा रूस से खरीदा गया है, यह इसी के मतलब कह सकते हैं कि इसी के समान होगा। ठीक है, इसी के समान होगा। ये तो पहला आपका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 यह एक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट 75 एक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है जिसके द्वारा पनडुब्बियों के निर्माण करने की बात की गई थी, और 2007 में इसे स्वीकार किया गया था। जो 30 वर्षीय एक योजना है जो स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वह ब्रांड नाम क्या है जिसके तहत बिहार की जेलों के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुक्ति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नवंबर 2023 में बिहार की रोशनी परवीन को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, विश्व युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका चुनाव किया गया था। और यह शिखर सम्मेलन जो है नवंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो आयोजन है इसका स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देश में पहले नंबर पे है? किस क्षेत्र में देश में पहले नंबर पे है? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है कृषि क्षेत्र में पहले नंबर पे है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि विभाग से प्राप्त अनुमति के अनुसार बिहार के कितने जिलों में बीज केंद्र की स्थापना की जाएगी? बिहार के कितने जिलों में बीज केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है? बिहार के 10 जिलों में बीज केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के 10 जिलों में। और अगर ये जिलों की संख्या अगर वो पूछ ले कि जिलों का नाम दे करके अगर विकल्प के रूप में पूछ ले कि कौन से ज़िले शामिल नहीं हैं या कौन से ज़िले शामिल हैं, तो उसमें याद रखिएगा गया, वैशाली, भागलपुर, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, नवादा, दरभंगा, पूर्णिया इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र है यह भी आपके मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है? किसका नाम दर्ज किया गया है? यह जो है यूसरा फातिमा का सिवान जिले के बड़हिया प्रखंड की यूसरा फातिमा का नाम जो है इंडिया बुक 2023 में दर्ज किया गया है। वह सबसे उम्र में सर्वाधिक संख्या में हिंदी कविता पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बन गई हैं, जिन्होंने 15 वर्ष 6 महीने की उम्र में 4 कविताओं की रचना की है। और उनकी कृतियाँ अगर पूछ लें तो जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश और शाम और तन्हाई, बेरुखी यह उनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताएँ हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए गए बिहार के चौथे कृषि रोडमैप की अवधि कब से कब तक है? इसकी जो अवधि है 2023 से 2028 तक है। कृषि रोडमैप की अवधि बिहार में
2023 से 2028 तक है। एशियाई जल पक्षी गणना 2023 में बिहार किस जिले में सबसे अधिक पक्षी पाए गए हैं? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पक्षी पाए गए हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में। जमुई में, बिहार के जमुई में। बिहार सरकार द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से 30 जनवरी से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया था, इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो है, इसमें जमुई में सबसे अधिक पक्षियों की संख्या दर्ज की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड ISO 2023 पटना के सहर्ष ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पटना के सहर्ष ने इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में इनके द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना की शुरुआत की है? ब्लॉक परिवहन योजना की शुरुआत की गई है बिहार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है? कौन सा देश नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन से जुड़ा है? यह जो है रूस और जर्मनी। और यह उस समय रूस यूक्रेन जब युद्ध अपने बहुत चरम स्तर पे था, उस समय यह जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि रूस के जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, रूस का जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जो जर्मनी को रूस से जोड़ता है, उसको यूक्रेन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिस कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ऑप्शन सी। सरना के अनुयायी कौन है? सरना के जो अनुयायी हैं वह प्रकृति के उपासक हैं। सरना अनुयायी प्रकृति के उपासक हैं जो लंबे समय से एक अलग धार्मिक पहचान की वकालत करते हैं। ऑप्शन सी है सही आंसर इसका। हाल ही में समाचारों में देखा गया नारगोनो काराबाख क्या है? नारगोनो काराबाख की अगर हम बात करें, अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र जो मुख्य रूप से अर्मेनियाई जाति लोगों के निवास स्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह एक कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से दोनों के द्वारा इस पर दावेदारी की जाती है। ठीक है, नारगोनो काराबाख यह जो है, अगर हम देखें नारगोनो काराबाख जो है, यह है अजरबैजान के काराबाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण छोर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वह अर्मेनिया के हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है यह अजरबैजान का है, लेकिन अर्मेनिया के लोग यहाँ में निवास करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था, और यह अमेरिका की हैं। और इन्हें जो दिया गया था, महिलाओं की जो रोजगार में भागीदारी है उसमें वृद्धि, लिंग अंतराल के प्राथमिक कारणों की पहचान करना, उसके साथ साथ जो है इनकी भागीदारी कैसे बढ़ाया जाए, इनकी जो एक लैंगिक अंतराल है इसको कम करने में यह जो आर्थिक रूप से कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, इस पर इनके द्वारा कार्य किया गया था। क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका की हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया है? सिम्बैक्स का आयोजन किसके बीच किया गया था? भारत और सिंगापुर के द्वारा सिम्बैक्स का आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है यह इसका 29वां संस्करण था। यह जो है इसका 29वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और सिंगापुर के बीच में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को सबसे अधिक नॉन वेसी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले नंबर पे है। स्विट्जरलैंड विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किया था। याद रखिएगा, ये जो भी सूचकांक इंडेक्स वगैरह जारी किए जाते हैं किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है पहले नंबर पे है, और यह इसका 16वां संस्करण था। और 13 वर्षों से लगातार स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। और इसमें भारत की अगर रैंकिंग देखा जाए तो भारत 2023 में 40वें नंबर पे था। 2015 में भारत की रैंक क्या थी? 2015 में भारत 81वें नंबर पे था, और वर्तमान में 40वें नंबर पे। तो मतलब भारत और अपनी रैंकिंग में बहुत ही अच्छा जो है प्रदर्शन किया गया है, सुधार किया गया है। प्रोजेक्ट मारियाना क्या है? प्रोजेक्ट मारियाना का संबंध किससे है यह बताना है। प्रोजेक्ट मारियाना जो है यह एक अध्ययन जिसमें यह जांच किया जाता है कि क्या सार्वजनिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से थोक केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा निपटान और सीमा पार व्यापार पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में समाचारों में रहा कार्ड ऑन फाइल टेकनाइजेशन क्या है? यह जो है
एक सुरक्षित ऑनलाइन विनिमय हेतु संवेदनशील क्रेडिट कार्ड डेटा को एक विशिष्ट टोकन में परिवर्तित करने का एक तकनीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कोनोकार्पस पौधे पर गुजरात सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। कोनोकार्पस पौधे पर गुजरात सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और गुजरात के वन विभाग द्वारा सितंबर 2023 में एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें नर्सरी और वृक्षारोपण सहित वन और गैर वनीय क्षेत्रों में जो आक्रामक कोनोकार्पस पौधा है इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, जो घरेलू या फिर देसी प्रजातियां हैं पौधों की, उनके लिए घातक है। ठीक है, जिस कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसर्गी नृत्य करने वाली मेढक पाए गए हैं? संसर्गी नृत्य करने वाली मेढक की खोज किस क्षेत्र में की गई है? इनकी खोज जो की गई है यह पश्चिमी घाट पे की गई थी। पश्चिमी घाट पर इनकी खोज की गई है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जो नृत्य करने वाले मेढक हैं, यह भारत में सबसे अधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है और यह विश्व स्तर पर 5वीं सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसकी लगभग 92% जो आबादी है वो नष्ट हो चुकी है। 92% आबादी नष्ट हो चुकी है और यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा। हाल ही में व्यापक रूप से चर्चा में रहा समय की इकाई एंटोसेकेंड क्या है? समय की इकाई एंटोसेकेंड क्या है? यह जो है 10⁻18 सेकेंड को एंटोसेकेंड कहा जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पियरे एगोस्टिन और फेरेंक क्रॉस और एन हुइलियर को, इनको जो है इसी उद्देश्य के लिए दिया गया था। ठीक है, जो आपका एंटोसेकेंड की खोज करने के लिए, ठीक है, समय इकाई की एंटोसेकेंड की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था भौतिकी का। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल ने एशियाई खेल 2023 में पदार्पण किया था? किसके द्वारा पदार्पण किया गया था यह बताना है। इसमें जो पदार्पण किया गया था ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग द्वारा पदार्पण हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। और भारत ने एशियाई खेल 2023 में अगर देखा जाए, भारत द्वारा एशियाई खेल 2023 में कुल 107 पदक जीते गए थे, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीता गया था। और यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, सबसे बेहतर प्रदर्शन था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है? किस शहर को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है बताना है। देखिए, जो सांची है, मध्य प्रदेश के सांची को भारत का पहला सौर शहर के रूप में इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ अगरतला अखौरा रेल लिंक विकसित कर रहा है? यह विकास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जा रहा है, जो त्रिपुरा में अगरतला को बांग्लादेश के अखौरा के बीच से जोड़ेगा। किससे? रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से इन दोनों को जोड़ेगा। याद रखिएगा, किसको जोड़ेगा? त्रिपुरा की अगरतला को बांग्लादेश के अखौरा से जोड़ेगा रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त किया है? भारत जो विश्व का 8वां आश्चर्य है वो किसे घोषित किया गया है? जो कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर है उसे विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। ऑप्शन सी। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिशन दक्ष क्या है? बिहार सरकार द्वारा जो मिशन दक्ष शुरू किया गया है यह क्या है? मिशन दक्ष की अगर हम बात करें तो यह प्राथमिक विद्यालयों में कमजोर विद्यार्थियों को परामर्श देने से संबंधित जो है एक पहल है, जिसे मिशन दक्ष के नाम से जाना जाता है। यह प्राथमिक विद्यालय में कमजोर छात्रों का मार्गदर्शन करेगा और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ऐसे छात्रों का गहन मार्गदर्शन का निर्देश भी दिया है। चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, ऑप्शन डी। हाल ही में समाचारों में देखा गया A23A क्या है? A23A क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और वर्तमान में सबसे बड़ा हिमखंड जो 3 दशकों से अधिक समय तक समुद्र तल पर जमी रहने के बाद हिलना शुरू हो गया, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इसमें मूवमेंट देखने को मिला है, जिस कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? 3D मुद्रित मंदिर का जो अनावरण है यह तेलंगाना द्वारा किया गया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थानीय सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन जो है संयुक्त अरब अमीरात ने किया है।
संयुक्त अरब अमीरात ने। इसकी अध्यक्षता में जो COP28 का आयोजन किया गया था, इसने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थल सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका द्रव्य को कोशिका की आत्मघाती शैली या थैली कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। सही आंसर इसका क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 और 3 सही से पहला गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला जो है वो गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, पहला गलत क्यों है? कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचन कर लेती हैं, फिर से उनको पचा लेती हैं, और इसीलिए लाइसोसोम जो है इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य को थोड़ी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है यह बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हृदय जो है यह संयोजी उत्तक नहीं है। जंतु जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपकला, संयोजी मांसपेशियाँ और तंत्रिका उत्तक। ठीक, तंत्रिका उत्तक, जिसमें हृदय की अगर हम बात करें तो यह संयोजी उत्तक नहीं है। पेशी उत्तक 3 भागों में बांटा गया है। जो हृदय है आपके पेशी उत्तक के अंतर्गत आता है, न कि संयोजी उत्तक के अंतर्गत। संयोजी उत्तक के अंतर्गत अगर हम देखें तो एरियोलक उत्तक, वसामय उत्तक, हड्डी, कंडरा, स्नायुबंधन, उपास्थि और रक्त, यह सभी संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, जबकि हृदय पेशीय उत्तक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन जीव कवक जगत का उदाहरण है? कौन जो है जीव कवक जगत का उदाहरण है? इसका सही आंसर इसमें आ जाएगा आपका ईस्ट आ जाएगा और फफूद आ जाएगा, उसके साथ साथ मशरूम आ जाएगा। ये सभी जो है कवक जगत के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। 157 निम्नलिखित प्रकारों में से किसे पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? पादप जगत का जल स्थलचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का जल स्थलचर ब्रायोफाइटा का कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन बी इसका सही है। सरीसृप के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह असमतापी जंतु होते हैं और अधिकांशतः इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। सरीसृप असमतापी जंतु होते हैं, इनके शरीर एक सेकेंड। सरीसृप की अगर हम बात करें, सरीसृप जो है यह असमतापी जंतु होते हैं, इनका शरीर सल्कों द्वारा आवृत होता है। इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। इनमें श्वसन जो है फेफड़े द्वारा होता है। ठीक, इनमें जो श्वसन है फेफड़े द्वारा होता है, और इनमें जो हृदय त्रिकक्षीय पाया जाता है। इनमें जो हृदय है त्रिकक्षीय पाया जाता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। मनुष्य में रोगों का सबसे सामान्य रोगवाहक मादा मच्छर है। मादा मच्छर को परिपक्व अंडे उत्पन्न करने के लिए रक्त के रूप में अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से परिचित होता है? कौन लार की सहायता से परिचित, मतलब किसका पाचन जो है लार की सहायता से किया जाता है, यह बताना है। स्टार्च का पाचन लार की सहायता से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत छोटी होती हैं। घास की अपेक्षा मांस पाचन सरल है क्योंकि इसमें सेलुलोज नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं? मानव शरीर के कौन से अंग तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं? जीभ, फुफ्फुस, हृदय या फिर यकृत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। जीवा, हृदय, फुफ्फुस और यकृत, यह सभी जो है तंबाकू से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? किसको जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? जड़त्व का नियम है न्यूटन का गति के पहले नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि गति में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे विक्षेपित न किया जाए। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार है?
परमाणु बम की विनाशकारी प्रकृति के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी। एक 100 वाट लैंप 220 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा खपत की गई बिजली की जो गणना करनी है आपको बताना है इसके द्वारा बिजली की जो खपत की जाएगी कितनी की जाएगी? 2.4 यूनिट। 2.4 यूनिट। उपग्रह प्रक्षेपण यान का संचालन निम्नलिखित में से किस गति के नियम पर आधारित है? उपग्रह प्रक्षेपण यान न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा ही सुमेलित है? कपास की धूल विसिनोसिस, गन्ने की धूल बेगासोसिस, सिलिका धूल एंथ्रोकोसिस और कोयला का कण सिलिकोसिस। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कपास की धूल को बिसिनोसिस कहा जाता है, गन्ने की धूल को बेगोसिस कहा जाता है, ठीक है, और सिलिका से सिलिकोसिस होता है और कोयला से एंथ्रोकोसिस होता है। ऑप्शन डी। तीसरा चौथा सही, पहला दूसरा गलत। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके केवल रूप को बदला जा सकता है। इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे समाप्त या फिर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम एफ्लेक्टर लैंप में किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? इसमें जो है जो दर्पण लगाया जाता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है? इसमें दर्पण लगाया जाता है उत्तल प्रकार या उत्तल दर्पण इसमें लगाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु में पीले प्रकाश की अनुमानित तरंगदैर्घ्य क्या होती है? वायु में पीले प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, वायु में पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 570 से लेकर के 590 नैनोमीटर। 570 से 590 नैनोमीटर के बीच में होती है वायु में पीले प्रकाश की गति। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? चालन, संवहन, संघनन या फिर विकिरण। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, संघनन जो है यह ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं, बाकी चालन, संवहन और विकिरण यह सभी जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। ऑप्शन सी है। ऑक्सीजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या जो है परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? इसकी परमाणविक त्रिज्या 48 पिकोमीटर होती है। 48 पिकोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? यह लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण धातु है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है? निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है? डाइनाइट्रोटोलुइन, बेंजाडॉक्स, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर सल्फा गुआनिडीन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो डाइनाइट्रोटोलुइन है, टीएनटी यह एक विस्फोटक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? यह जो है अपघटन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अपघटन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है? इसमें एकल अभिकरण सरल उत्पाद के निर्माण के लिए विघटन होता है और यह एक अपघटन प्रक्रिया है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो जाता है और इसके साथ साथ इसका जो उपयोग उद्योगों में मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है? कौन असंरक्षी बल है? जो घर्षण बल है यह असंरक्षी बल है। भौतिक बलों में या भौतिकी में बलों को संरक्षी बल या असंरक्षी बल दो भागों में बांटा गया है। किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, न कि उसके द्वारा अपनाए गए पथ पर। और इसका अर्थ यह है कि संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हो गया, पथ चाहे जो भी हो एक समान ही रहता है। ठीक। उसके साथ साथ संरक्षी बल के उदाहरणों में गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ स्प्रिंग प्रत्यानयन बल हो गया, वैद्युत बल, उत्प्लावक बल। और असंरक्षी बल क्या है? यह क्षयकारी बल है और वस्तु द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को अन्य रूपों में जैसे ऊष्मा में कन्वर्ट करना, ध्वनि का अशांति और अशांति में कन्वर्ट करना, यह सभी जो असंरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से वायु प्रतिरोध, चलित नाव पर पानी का खिंचाव और वैद्युत सामग्री का तनाव, श्यानता और विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध, ये सभी जो है असंरक्षी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में नीले रंग की उपस्थिति से संबंधित है?
कूट के आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रकीर्णन के कारण जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है। आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है प्रतिबिंब। यह आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार में होता है, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक क्या है। टेस्ला, टेस्ला, ऑप्शन भी हो जाएगा। वृषण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। वृषण उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। वृषण केवल एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। वृषण शुक्रजनक नलिका और अंतराली उत्तक से बने होते हैं। वृषण में अंतरालीय उत्तक एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। वृषण शुक्रजनक नलिका और अंतराल उत्तक से बने होते हैं, ऑप्शन सी सही है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के किस भाग में होता है। या जो है आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना यह इनका प्राथमिक कार्य है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। घास की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्तियों को अंदर की ओर मोड़कर जल की हानि को कम करने में सहायता करती हैं। जल की हानि को कम करने में सहायता करती हैं। यह किया जाता है आवर्त त्वक कोशिका द्वारा। आवर्त त्वक कोशिका द्वारा यह किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। फैराडे का प्रेरण नियम क्या कहता है। फैराडे का प्रेरण नियम क्या कहता है यह बताना है। यह जो है जब कुंडली में चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है। फैराडे ने कहा है कि जब कुंडली में चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसमें बताया गया है कि जब कुंडली में चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित करती है और यह सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा का आधार बनता है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा का आधार बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या फिर सिद्धांत बताता है कि समय, समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसने कहा, अवोगाद्रो नियम के अनुसार। अवोगाद्रो नियम की अगर हम बात करें तो लगभग 1856 ईस्वी में इनके द्वारा यह नियम दिया गया था और इसके अनुसार समान तापमान और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है। कौन सी अधातु विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है यह बताना है। इसमें देखिए जो कार्बन है, कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहा जाता है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहा जाता है। अपरूप ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन इनका भौतिक गुण जो है वह भिन्न भिन्न होता है। इसके अगर उदाहरण हम देखें तो जैसे ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, हीरा हो गया, ये सभी जो है तो कार्बन के अपरूप, लेकिन इनके जो गुण हैं, इनकी जो कह सकते हैं कि भौतिक गुण हैं, यह भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मुड़े जा सकते हैं उन्हें ताप सुघटे कहते हैं। ताप सुघटे का उपयोग खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार के कंटेनर बनाने में होता है। कुछ प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढालने के बाद गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता उन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी ताप दृढ़ प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होती हैं तो उनका गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसे कुछ रूप में जाना जाता है, इसे जाना जाता है विकृत गंधिता के रूप में इसे जाना जाता है। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होती हैं तो उनके गंध और स्वाद परिवर्तन होता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैग को नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं ताकि चिप्स ऑक्सीकृत न हो पाए, ऑप्शन ए। कोशिका याद रखिएगा, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जो चिप्स हैं
चिप्स में कौन सी गैस की, चिप्स फूला रहता है ना, तो उसमें ये पूछा था कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। कोशिका क्रिया के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कोशिका क्रिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बाह्य बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल पदार्थ की प्रवाह क्षमता को संदर्भित करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। मैक संख्या से तात्पर्य है क्या? मैक संख्या से क्या तात्पर्य है? मैक संख्या किसे कहा जाता है, यह बताना है। देखिए, बात करें अगर मैक संख्या की, ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात, द्रव के वेग और प्रकाश के वेग का अनुपात, ध्वनि के स्रोत की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात, या फिर प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि के स्रोतों की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात है, ऑप्शन सी। पराध्वनि संसूचक एक यंत्र है जो उपयोग करता है किसका? इसके द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? इसके द्वारा अल्ट्रासोनिक पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक पराध्वनि तरंगों का उपयोग होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, यह बताना है। कौन सी एक सदिश राशि नहीं, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तापमान। तापमान सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि की अगर हम बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें परमाणु दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती हैं। सदिश राशियों के उदाहरणों में जैसे विस्थापन, वेग, बल, गति, त्वरण, ध्रुवीकरण, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। जबकि अदिश राशियों में दूरी, गति, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, तापमान, ये सभी अदिश राशियाँ के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जिसका एक बेसिक एग्जाम्पल क्या है? कपूर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? हीलियम अज्वलनशील गैस है और इसका उपयोग गुब्बारे भर के लिए किया जा सकता है। समूह 16 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है। नियॉन का उपयोग विसर्जन ट्यूब या प्रदीप्त बल्ब के रूप में किया जाता है। ऑर्गन का उपयोग मुख्य रूप से उच्च ताप धातु कर्मी प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, समूह 16 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है, यह सही है। निम्नलिखित में से किसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले ब्रेवर ईस्ट के रूप में जाना जाता है? ब्रेवर ईस्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? यह जो सैकेरोमाइसीज सेरिवेसी है, सैकेरोमाइसीज सेरिवेसी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जल में अधिक घुलनशील है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही है दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। डेनियल सेल का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन करने के लिए डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर जो है ये आपको बताना है। क्रूज मिसाइल प्रक्षेपण गति और प्रक्षेपण वक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियोलिस बल पर निर्भर करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है। बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी की वायुमंडल से बाहर जाती हैं और पुनः उसमें प्रवेश करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर रहता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। बात करें अगर बैलिस्टिक मिसाइल की, इसमें प्रक्षेप गति और प्रक्षेप वक्र में प्राय गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियोलिस बल निर्भर करता है, जबकि क्रूज मिसाइल तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेपण वक्र पर जिम्मेदार होती है। बैलिस्टिक मिसाइल कोरियोलिस बल पर निर्भर करती है, जबकि क्रूज मिसाइल जो है यह
इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर होता है। बैलिस्टिक का पृथ्वी के बाहर होता है। बैलिस्टिक की मिसाइल की जो मारक क्षमता है 300 से 12,000 किलोमीटर तक होती है और क्रूज की जो मिसाइल की मारक क्षमता है लगभग 1,000 किलोमीटर तक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।